महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और उससे भी बड़ी खबर, विस्फोटक खबर यह है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में अजित पवार को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में अजित पवार को निपटाने के लिए बड़ा खेल खेला जाएगा। जाल बिछा दी गई है। बीजेपी को मालूम है कि महाराष्ट्र में आने वाले 5 महीने में जो विधानसभा चुनाव है, अगर वजूद बचाना है, इसीलिए सबसे बड़ा बोझ बीजेपी के मोदी शाह के कंधे पर अजित पवार सबसे बड़ा बोझ बन गया है। अजित पवार को निपटाया जाएगा। कैसे निपटाया जाएगा, क्यों निपटाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी या मोदी शाह क्या कर रहे हैं, उनकी प्लान क्या है, इस पर बड़ा खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा। साथ में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एनडीए का पहला विकेट गिरेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। बिना देर करे सीधा अशोक वानखेड़े जी का रुख करते हैं। एपिसोड के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि अशोक वानखेड़े जी कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों की राजनीति में एक अलग भूचाल देखने को मिला है। और इस बीच भी मैं बात करूंगी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि 5-6 महीने के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। क्या महाराष्ट्र में एनडीए टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? देखिए अदिति, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद वो राज्य है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देता है, 48 सीट। पिछली बार इनके पास 40 से ज्यादा सीटें थी। इस बार 9 सीटों पे बीजेपी समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा लॉस उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भाजपा ने उठाया है। इसके कारण कई है। महाराष्ट्र में मेरा मानना है कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की और कांग्रेस ने जो सरकार चलाई थी, यदि ये सरकार चलने देते, सरकार नहीं गिराते, तो ये लोकसभा चुनाव के पहले ही सरकार गिर जाती। और लोकसभा चुनाव में 48 में से 45 सीटें बीजेपी ले जाती तो आश्चर्य नहीं होता। और आने वाला विधानसभा तो फिर बीजेपी का ही था। लेकिन 2.5 साल बाद बीजेपी ने जो शिवसेना तोड़ी और उसके बाद बिना वजह, कारण भी नहीं था, जरूरत भी नहीं थी, फिर भी शरद पवार की पार्टी तोड़ी। उससे मराठी अस्मिता को ठेस लगी, क्योंकि शिवसेना और शरद पवार की पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां मराठी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की पार्टियां हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बीजेपी राष्ट्रीय दल है, लेकिन मराठी कोई भी राजकीय जो अपना लोकल पार्टी जो होती है, उसका एक वजूद होता है। कांग्रेस को वो हर नेशनल पार्टी होने के बाद भी हर राज्य में वजूद बनाते बनाते 60 साल लग गए। और जहां कांग्रेस गायब हो गई, रीजनल पार्टी आ गई, वहां कांग्रेस नेस्तनाबूत हो गई। अब बंगाल में देखिए कहाँ कांग्रेस है, अब आप उड़ीसा में देखिए कहाँ कांग्रेस है, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए कहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात। दिल्ली में क्या हुआ? कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, आज आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। तो जिस दिन राज्य के मतदाताओं का राजकीय दल पे विश्वास उड़ जाता है, वो नेस्तनाबूत हो जाता है, वो राज्य से बाहर हो जाता है। उसके बाद संघ जो हमलावर हुआ है बीजेपी, वो कहते हैं कि जो तुमने बाहर के लोगों को अंदर प्रवेश किया, उससे पार्टी बर्बाद हो गई। बीजेपी जितनी सीटें लोकसभा लड़ी अदिति जी, उसमें से 110 सीटें बाहर के आए हुए लोगों को मिली थी। उनमें से 69 लोग हार गए चुनाव। 68% स्ट्राइक रेट डाउन है, मतलब मात्र 30-35% लोग स्ट्राइक रेट है जीतने का। तो बाहर के लोगों को क्यों झेलेगा? जिस अजित पवार के खिलाफ बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही, लठ खाती रही, कार्यकर्ता ने मार खाया, पुलिस कैसे झेले, उसी की जय जयकार क्यों करेंगे? क्या मतलब है इसका? यही अहमदनगर में हुआ। वीके पाटिल, जिनका साम्राज्य है अहमदनगर में,
वो कांग्रेस में थे। वहां बीजेपी ने अपनी जगह बनाने के लिए सालों संघर्ष किया, और जब बीजेपी का एमएलए वहां से चुनाव जीतता है, बीजेपी के लोग वहां पे शक्तिशाली बनना शुरू होते हैं। वीके पाटिल बीजेपी में आ गए और रेवेन्यू मंत्री बना दिया आपने उसको, उसको और ताकत दे दी। तो ओरिजिनल बीजेपी के लोग रोज मार खा रहे हैं। वो कहते हैं जब हम विपक्ष में हैं तब भी मार खाएंगे, हमारी सत्ता है तो भी मार खाएंगे, तो हम घर क्यों नहीं बैठे? तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो ये गठबंधन फिर चलेगा कैसे, और इसके बलबूते पर विधानसभा चुनाव लड़ा जा कैसे जाएगा? अभी बीजेपी की प्लानिंग ये है कि एकनाथ शिंदे को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कम से कम 7 एमपी है। अभी एकनाथ शिंदे बहुत जरूरी है अभी लोकसभा के लिए, अभी दिल्ली के लिए। अजित पवार के पास एक ही मंत्री, एक ही सांसद है, उसी की जरूरत नहीं। और अजित पवार ने अपने पत्नी को क्यों बनाया राज्यसभा? क्योंकि एक राज्यसभा ऑलरेडी उनका है, प्रफुल्ल पटेल। उनकी पत्नी दूसरी राज्यसभा बनी। राज्यसभा में अभी भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं, एनडीए गठबंधन के पास बहुमत नहीं आज भी। ये सब पूरा कुनबा जोड़ने के बाद, 38-40 पार्टी जोड़ने के बाद, ऐसे में यदि एनसीपी का 2 वोट होते हैं तो तब कम से कम एनसीपी को डंप करने के पहले 3 बार सोचेंगे कि यार राज्यसभा में भी काम आएंगे, इनको झेलो। लेकिन झेलना एट व्हाट कॉस्ट? आप अजित पवार को महाराष्ट्र खोने के कीमत पे नहीं झेल सकते। तो अजित पवार को मना कैसे करेंगे? मुझे लगता है सीट बंटवारे में जो मोटे मोटे तौर पे तय हुआ है, यदि अजित पवार को ये निकाल देते हैं और शिवसेना के साथ चुनाव में जाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो एकनाथ शिंदे को ये कम से कम 50-60 सीटें देंगे, और बाकी सीटें जो है। एनसीपी के पास तो करीब करीब 40 एमएलए हैं, तो ऐसे में अजित पवार को साइडलाइन करना आसान तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये 40 में से कितने जीत के आएंगे? अजित पवार खुद भी जीत के आएंगे क्या? अजित पवार के खिलाफ खुद उनके भतीजे उतरने की तैयारी में है। अजित पवार के सगे छोटे भाई के बेटे, उन्होंने सुप्रिया सुळे के लिए बहुत बेहतरीन काम किया बारामती तहसील में। वो बारामती तहसील कुश्तीगार संघ का अध्यक्ष भी है, शरद पवार के एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी भी है, ट्रेजरर है वो। वहां मांग निकल रही है कि दादा बदलो, नया दादा चाहिए। तो जो आप बोल रहे थे आप उसे खत्म कीजिए कि क्या बीजेपी का प्लान हो सकता है? मराठी में दादा बड़े भाई को भी कहते हैं। दादा मतलब वो गुंडा नहीं होता। तो बोले अजित दादा की जगह दूसरा दादा बदलो। अजित दादा को खुद लोकसभा का निर्णय यदि मैं विधानसभा में तब्दील करूं तो अजित पवार हार गए चुनाव, बारामती में हार गए खुद का। तो ऐसे में क्या ये 40 में से कितने जीत के आएंगे? मुझे तो 40 में से 3-4 से ज्यादा जीतते हुए दिखाई नहीं देते। दूसरी बात है, जो मराठा आरक्षण ने पूरा मराठवाड़ा साफ किया, संभाजी नगर से लेकर सोलापुर तक एक सीट नहीं आई बीजेपी को, तो उनके खिलाफ सबसे ज्यादा वोकल छगन भुजबल रहे। छगन भुजबल अजित पवार के साथ है, वो एक लायबिलिटी बन गए हैं। छगन भुजबल 80 सीटें मांग रहे हैं, वो एक लायबिलिटी बन गए हैं। तो अजित पवार को यदि साइडलाइन किया जाता है तो बीजेपी ज्यादा सीट लड़ेगी, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट ठीक रहेगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। मतलब सोच है, कागज पे तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। और एकनाथ शिंदे को 30-40 सीटें 50 सीटें दी तो भी एकनाथ शिंदे खुश हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे को आप 40 सीटें 50 सीटें दे देंगे, 10 सीट और दे देंगे एक्स्ट्रा, 50 पे होएगा तो एकनाथ शिंदे की भी 5-10 आ जाएंगे। बाकी ये 200 के आसपास ये सीट लड़ेंगे, 210 220 बीजेपी। तो क्योंकि अजित पवार अब लायबिलिटी बन गया, तो एक और अंदर एक कहानी एक दूसरी शुरू हो गई अभी। और जो मेरा विश्लेषण है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है बाकी लोगों से। हुआ ये कि जिस कोऑपरेटिव बैंक के भ्रष्टाचार में 25,000 में एफआईआर दर्ज है अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के बारे में, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उनका सबका मिलके एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है, अपेक्स बॉडी, वो तय करती है लोन देना नहीं देना। तो 25,000 करोड़ के लोन शुगर मिल को, स्पिनिंग मिल को, कोऑपरेटिव को दिए गए, और ये लोन देते समय आरबीआई की सारे नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी गई। ये लोन फंस गए। फिर रिकवरी के लिए इन्होंने दूसरा गेम प्लान किया। रिकवरी के लिए मिल जब्त की और उसको ऑक्शन किया,
उसका ऑक्शन थ्रो अवे प्राइस में दिया। उदाहरण के तौर पे किसी मिल को 500 करोड़ आपने लोन दिया, उसका ऑक्शन आपने 50 करोड़ में कर दिया। वो 700 करोड़ की मिल आपने 50 करोड़ की अपने ही आदमी को बेची और 500 करोड़ 50 करोड़ रिकवर करके 450 करोड़ का लॉस दिखाया। भाई आप क्या कर सकते हैं? लोन रिकवरी कैसे कर सकते हैं? शुगर मिल को लोन दिया, शुगर मिल जब्त कर दी, ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन में 85 करोड़ मिले, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो पूरा गेम प्लान हुआ, ये ईडी ने, सीबीआई ने, सबने मिलकर ओपन किया। हाईकोर्ट की अनुशंसा पे इस पे एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद 70 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, पूरे डायरेक्टर्स, अधिकारी। लेकिन इसी बीच में ईडी ने इसी स्कैम के तहत 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की अजित पवार की, उनके सारे कुनबे पे रेड की। लेकिन जब अजित पवार के बच्चों तक गले तक हाथ गया तो अजित पवार सरेंडर हो गए बीजेपी में, वो पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ आ गए। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है महाराष्ट्र का, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी और क्लीन चिट देके क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी कोर्ट में। और क्लोजर रिपोर्ट होगी तो अब अजित पवार और सुनेत्रा पवार दोनों फ्री हो गए। ये क्लोजर रिपोर्ट का सारा मामला हुआ जुलाई में। अब कल अन्ना हजारे ने अनाउंस किया कि वो हाईकोर्ट जा रहे इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ और कोर्ट ने उनका एक्सेप्ट कर लिया है। अब यदि केस फिर से खुलता है तो अजित पवार और सुनेत्रा पवार तकलीफ में आते हैं। यदि ये तकलीफ में आते दिखाई देते हैं तो बीजेपी कहेगी कि भाई आप आपके साथ नहीं लड़ सकते। पूरा अजित पवार का कुनबा जो है वो अन्ना हजारे पे टूट पड़ा है और उनको लग रहा है कि शरद पवार ये करवा रहे हैं। शरद पवार को करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अजित पवार तो वैसे ही खत्म हो गए, उनको तो राजनीतिक संन्यास लेने का टाइम आ गया। जब एक सांसद जितवा के लाए, अपने पत्नी को भी जितवा के नहीं ला पाए बारामती में अपने घर में, तो फिर वो दादा का सारा जितना भी आभा थी, इतना आभा मंडल था, सब समाप्त हो गया। अब ओरिजिनल एनसीपी कौन? शरद पवार। ओरिजिनल शिवसेना कौन? उद्धव ठाकरे। इन लोगों ने अब मोहर लगा दी। तो ऐसे में जो मरा हुआ है उसको क्यों मारेगा शरद पवार? मतलब आप ये शक जता रहे हैं कि ये पूरे खेल के पीछे सरकार बीजेपी की हाथ हो सकती है कि अजित पवार को निपटाने के लिए। देखिए, आपने भी आदित्य जी आंदोलन देखा अन्ना का दिल्ली में, और हमने भी देखा, ग्राउंड जीरो से देखा। उस आंदोलन को कौन सपोर्ट कर रहा था? बीजेपी और संघ कर रहा था। जिसकी मलाई काटी बीजेपी ने और अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी ने अन्ना के आंदोलन से यूपीए सरकार को डिस्क्रेडिट कर दिया, घोटालेबाज सरकार जाहिर कर दिया। और 10 साल में जो आरोप लगाए यूपीए सरकार पे, मनमोहन सिंह के सरकार पे, उसका एक आरोप 10 साल में ये सिद्ध नहीं कर पाए। वो एक आवाज उठाई, हवा बना दी, भ्रष्ट सरकार, अन्ना जी कह रहे, अन्ना जी कह रहे। और उसी के लहर पे आम आदमी पार्टी का जन्म। अन्ना वापस आ गए, मौन धारण करके काफी दिनों तक बैठे। अब अन्ना को फिर किसी ने, अन्ना कहते कि मैंने कर दिया, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र में कई कांड हो गए, अन्ना चुप रहे और इसी में अन्ना बोल गए। अन्ना को बुलवाया किसने? अन्ना से करवाया किसने? शरद पवार का तो कोई फायदा इसमें होता हुआ दिखाई नहीं देता। मरे हुए को क्यों मारेंगे वो? हाँ, इसमें बीजेपी का फायदा बहुत ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अजित पवार का ये केस ओपन होके अजित पवार दागी घोषित हो गए, ये उससे निजात पालेंगे। संघ की भी खुश कर देगी, क्योंकि संघ चाहता है कि अजित पवार से दूर रहे। संघ लगातार हमले कर रहा है अजित पवार को लेकर। तो ये विन विन सिचुएशन सभी के लिए है, संघ के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है। शरद पवार तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, निपट ही गए। वो वैसे भी निपट गए थे, लेकिन अब तो घर ही बैठ गए। तो आने वाले समय में यदि अजित पवार माइनस बीजेपी और वो लड़ते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं लगेगा, मुझे तो नहीं आश्चर्य। और बीजेपी को अपना वजूद थोड़ा सा बचाना है तो उन्हें माइनस अजित पवार ही लड़ना होगा। और अजित पवार के पास इतना दम नहीं बचा कि वो अपने बलबूते पे अब पूरी पार्टी लड़ाए महाराष्ट्र में। पैसा होने से अदिति जी पार्टियां नहीं लड़ी जाती। ऐसे कई शेयर ब्रोकर है महाराष्ट्र में, ऐसे कई डायमंड ट्रेडर है
व्यापारी है डायमंड के, रियल एस्टेट के टाइकून्स है मुंबई में, जिनके पास किसी राजनीतिक दल से ज्यादा पैसा है। इसके मायने ये नहीं कि वो चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाते, नहीं, पैसा नहीं, कार्यकर्ता चाहिए। कई जगह दिख गया है। नहीं तो बीजेपी से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं था। कांग्रेस का तो अकाउंट फ्रीज हो गया था, फिर भी कांग्रेस डबल डिजिट में आ गई। जो महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ एक सांसद 2019 में दे पाई, वो आज 15 देती है। तो इसके मायने हैं कि बगैर पैसे के चुनाव होता है, लोग साथ देते हैं। इसलिए ये जो आपका जो सवाल था कि क्या अजित पवार से निजात पालेंगे, बिल्कुल प्रोसेस चालू हो गया निजात पाने का। और एक बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि अजित पवार को अलग कर दिया गया। यानी महाराष्ट्र में बहुत कुछ आने वाले 5-6 महीने में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बहुत उलट है। पुलट है और बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। बीजेपी को अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस लाना है। यदि फिर एक बार महाराष्ट्र में बुरी हालत बीजेपी की हो गई, यदि बीजेपी और एकनाथ शिंदे 100 के नीचे निपट गए, तो फिर देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक संन्यास तय है और फिर पुराने तमाम लोगों की वापसी होगी, जो लोग वाकई भाजपा के लिए कई पीढ़ियां दे चुके। यानी आपसी लड़ाई जो है, आपसी खींचतान जो है, वो कहीं ना कहीं अब एनडीए को पूरी तरह से महाराष्ट्र में तो कम से कम तोड़ेगा ही। हर जगह, बहुत बहुत सर, हर जगह आदित्य जी, हर जगह। यूपी में यही मारामारी चल रही है, यूपी में तो अलग ही खेल चल रहा है। यही राजस्थान में मारामारी चल रही है। सिर्फ शांति है मध्य प्रदेश में, सिर्फ शांति है आसाम में। मारामारी तो गुजरात में भी चल रही है कि अर्जुन मोरवाड़िया को जो आपने कांग्रेस से लाके बीजेपी के टिकट पे जितवा के मंत्री बनाने का प्रॉमिस किया, क्या मंत्री बना पाओगे? क्योंकि संघ ने कहा कि बाहर के लोगों को अब नहीं बनाएंगे। संघ की अवहेलना करोगे। और सबसे बड़ा रिजल्ट तो एमपी ने दिया, 29 की 29। बीजेपी अपनी 26 नहीं बचा पाई, उनको भी 25 पे आना पड़ा। एक कांग्रेस का सांसद गुजरात से भी आया। यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तो दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और एनडीए का जो कुनबा है, वो कोई भी बीजेपी के साथ कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। बहुत ही संकट में है बीजेपी और नरेंद्र मोदी का परिवार फिलहाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर देशनीति के मंच पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।